यह कहानी एक अदालत में चल रहे कत्ल के मुकदमे से शुरू होती है। मुकदमे की पूरी कार्रवाई हो चुकी थी। तमाम गवाह, सबूत, दलीलें और वकीलों की जिरहें हो चुकी थीं। अब अदालत को अपना फैसला सुनाना था। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और कत्ल के उस मामले में मुल्जिम को दोषी ठहराया। अब सजा सुनाने की बारी थी। अमूमन अदालत में ऐसा होता है कि एक बार जब मुल्जिम को दोषी या निर्दोष करार दे दिया जाता है, तो सजा सुनाए जाने से पहले अदालत उस दोषी से पूछती है कि क्या उसे कुछ कहना है। इस मामले में भी अदालत ने उस मुल्जिम से पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? मुल्जिम ने कहा, आपने मुझे कातिल ठहराया है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। फिर भी मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप मुझे मौत की सजा दें, मुझे फांसी की सजा दें, इससे कम कुछ नहीं। अदालत में मौजूद हर कोई यह सुनकर हैरान रह गया। जज साहब भी चकित थे कि एक व्यक्ति जो खुद को निर्दोष बता रहा है, फिर भी फांसी की सजा मांग रहा है। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब देने से पहले ये जानना जरूरी है कि यह मामला यहां तक कैसे पहुंचा। ये कहानी 16 साल पुरानी है। 16 साल पहले पुणे, महाराष्ट्र में संतोष भूखन नाम का एक आर्किटेक्ट रहा करता था। उसकी अपनी कंपनी थी जो ठीक ठाक चल रही थी। संतोष भूखन शादीशुदा था और उसी की कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट काम करती थी जिसका नाम वैशाली था। वैशाली की उम्र 32 साल थी, जबकि संतोष की उम्र 27 साल थी। वैशाली भी शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद संतोष और वैशाली के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। अब दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती। कुछ समय बाद वैशाली के पति को शक हो गया कि वैशाली और संतोष के बीच कुछ चल रहा है। उसने इधर उधर से पता किया और एक दो बार दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद वैशाली और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ। वैशाली गुस्से में थी और उस पर इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पति को छोड़ दिया। वैशाली का पति अपने बेटे को लेकर उससे अलग हो गया और अकेला रहने लगा। वैशाली एक अलग फ्लैट में रहने लगी, जिससे वह और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गई। अब संतोष और वैशाली के बीच मिलने जुलने में कोई रुकावट नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन पति से अलग होने के बाद वैशाली के मन में यह ख्याल आने लगा कि अगर वह और संतोष एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहिए। अब वैशाली संतोष पर शादी के लिए दबाव डालने लगी, क्योंकि उसने अपने पति और बेटे को संतोष की वजह से छोड़ा था। लेकिन संतोष पहले से ही शादीशुदा था और उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसकी अपनी कंपनी थी और वह एक सफल आर्किटेक्ट था। उसे वैशाली से शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, वह सिर्फ समय बिताना चाहता था। धीरे धीरे वैशाली को भी इस बात का एहसास होने लगा। अब वैशाली ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि वह उसकी पत्नी तक सारी बात पहुंचा देगी। संतोष को यह लगने लगा कि वैशाली को ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रखा जा सकता। अब उसने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि वैशाली से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिरकार उसने एक योजना बनाई वैशाली को रास्ते से हटाने की। इस पूरी कहानी की तरह एक और मशहूर मर्डर मिस्ट्री थी, बिहार की शिल्पी गौतम हत्याकांड, जिसने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इस केस में भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के नाम सामने आए थे। यह केस उस दौर में बहुत चर्चित था। संतोष भूखन की इस खतरनाक साजिश के बाद वैशाली की हत्या का मामला जल्द ही पुलिस के संज्ञान में आ गया। पुलिस ने जब वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, तब इस मामले की जांच शुरू हुई। वैशाली के परिवार और दोस्तों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को संतोष पर शक हुआ, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति था जिसने वैशाली के साथ समय बिताया था। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष से सख्त पूछताछ की, लेकिन वह पहले कुछ नहीं बोला। हालांकि पुलिस ने वैशाली के फोन रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों का अध्ययन किया और पाया कि वैशाली और संतोष के बीच नियमित संपर्क था।
धीरे धीरे पुलिस के हाथ मजबूत सबूत लगने लगे, जिससे यह साबित हुआ कि संतोष ही वैशाली की हत्या के पीछे था। पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया और फिर वह धीरे धीरे टूट गया। उसने अपराध कबूल कर लिया कि उसने वैशाली की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उसे ब्लैकमेल करने लगी थी और शादी का दबाव बना रही थी। संतोष को लगा कि वैशाली से छुटकारा पाना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता था। मामला अदालत में गया, जहां संतोष पर कत्ल का मुकदमा चला। अदालत में सभी सबूत और गवाह पेश किए गए, जिससे यह साफ हो गया कि संतोष ने अपनी पूरी योजना बनाकर वैशाली की हत्या की थी। अदालत ने संतोष को दोषी ठहराया और उसे सजा-ए-मौत सुनाई गई। यह मामला महाराष्ट्र के क्राइम रिकॉर्ड्स में एक महत्वपूर्ण केस बन गया, क्योंकि इसमें एक सफल व्यक्ति का एक प्रेम संबंध की वजह से गिरते हुए देखा गया। यह कहानी उन खतरों का उदाहरण है जो गलत फैसलों और भावनाओं के वश में आकर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। संतोष भूखन का यह केस एक सबक के रूप में देखा गया, जहां एक अच्छे खासे जीवन को गलत संबंधों और अपराध ने बर्बाद कर दिया। 11 अगस्त 2010 को वैशाली के माता-पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज संतोष ने वैशाली के मोबाइल से भेजा था, ताकि ऐसा लगे कि वह खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है। संतोष ने इस मैसेज के जरिए तीसरे चरण को अंजाम दिया, यानी लोगों को यह विश्वास दिलाना कि वैशाली ने खुद अपनी मर्जी से अपने घर से दूर जाने का फैसला किया था। इसके बाद कुछ दिनों तक किसी को वैशाली की अनुपस्थिति पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके परिवार और दोस्तों को लगा कि वह शायद कुछ समय के लिए कहीं गई है। लेकिन जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ और वैशाली का मोबाइल बंद हो गया, तो उसके परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले संतोष से पूछताछ की, क्योंकि वह वैशाली का सबसे करीबी था। शुरुआत में संतोष ने दावा किया कि उसे वैशाली के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि वैशाली आखिरी बार उसी के साथ देखी गई थी। पुलिस ने संतोष के फ़ोन रिकॉर्ड और वैशाली के फ़ोन की जांच की, जिससे पुलिस को कई सुराग मिले। जांच के दौरान पुलिस को संतोष की गतिविधियों और फार्म हाउस से जुड़े कागजातों के बारे में पता चला। जब पुलिस ने फार्म हाउस की जांच की, तो उन्हें बाथरूम में नई टाइल्स और जमीन की सतह में हालिया बदलाव नजर आए। शक के आधार पर पुलिस ने खुदाई का आदेश दिया और बाथरूम के गड्ढे में वैशाली की लाश बरामद हुई। संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पूरी योजना 2 महीने पहले बनाई थी और कैसे उसने फार्म हाउस का निर्माण सिर्फ इस हत्या को अंजाम देने के लिए किया था। उसकी योजना इतनी पुख्ता थी कि उसे लगा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस की गहन जांच ने उसे बेनकाब कर दिया। अदालत में संतोष पर हत्या का मुकदमा चला और उसे दोषी करार दिया गया। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने संतोष को मौत की सजा सुनाई। संतोष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फार्म हाउस की खुदाई करवाई, जहां से वैशाली की लाश बरामद की गई। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसके अवशेषों से पुष्टि की कि वह वैशाली ही थी। अब सारा मामला साफ हो चुका था कि संतोष ने यह हत्या एक साजिश के तहत की थी। संतोष ने जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया, वह बेहद सुनियोजित था। उसने न केवल वैशाली को मारने की योजना बनाई, बल्कि हत्या के बाद अपने ऊपर से शक हटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि वैशाली का फ़ोन दूसरे स्थान पर भेजकर उसकी लोकेशन को छिपाना और वैशाली के परिवार को एड्स से संबंधित झूठा मैसेज भेजकर उन्हें गुमराह करना। मगर पुलिस की गहन जांच और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से अंततः उसकी चालें नाकाम हो गईं। संतोष का पूरा प्लान बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया था, लेकिन पुलिस की स्मार्ट जांच से वह पकड़ा गया। अदालत में संतोष ने आखिरकार अपने अपराध को कबूल किया, लेकिन उसने यह भी दावा किया कि वह वैशाली से तंग आ चुका था और उसे ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने के लिए
उसने यह कदम उठाया। इसके बावजूद अदालत ने उसके इस अपराध को बेहद गंभीर माना और उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। संतोष के अपराध और उसकी साजिश ने समाज में गहरा प्रभाव डाला और इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे एक पढ़ा लिखा और सम्मानित व्यक्ति भी अपराध की दुनिया में घिर सकता है जब उसका नैतिक पतन हो जाता है। इस घटना ने पुणे और पूरे महाराष्ट्र में खलबली मचा दी थी और यह मामला उस वक्त की सबसे चर्चित क्राइम स्टोरीज में से एक बन गया था। संतोष के बयान को सुनकर अदालत और मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। संतोष ने कहा कि वह निर्दोष होने के बावजूद मौत की सजा की मांग कर रहा है क्योंकि उसे अपने किए गए अपराध की सजा भोगने का एक तरीका चाहिए। उसने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसके अनुसार वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहता और अपने जीवन की आखिरी सजा के रूप में फांसी की सजा को स्वीकार करेगा। इस अजीब-ओ-गरीब स्थिति ने अदालत को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। संतोष का यह तर्क उसकी मानसिक स्थिति या अपराध के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता था। अदालत ने अब इस पर विचार करने के बाद संतोष की बेतुकी मांग और उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा पर अंतिम फैसला किया। 24 सितंबर 2013 को अदालत ने संतोष को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि संतोष ने न केवल हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, बल्कि अपने अपराध को छुपाने के लिए अत्यंत चतुराई से सबूतों को भी बदलने की कोशिश की। संतोष के इस घृणित अपराध और उसके बाद की करतूतों ने अदालत को यह फैसला लेने पर मजबूर किया कि उसे सजा-ए-मौत दी जाए। इस केस ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी संलिप्तता और अपराध को छुपाने के लिए जटिल योजनाओं को अंजाम देता है, तो कानून उसे कठोर सजा देने में संकोच नहीं करेगा। संतोष की यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक भी है कि चाहे कितनी भी चतुराई से कोई व्यक्ति अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आती है और न्याय का मार्ग अनिवार्य रूप से उसे सजा तक पहुंचाता है। संतोष की मौत की सजा के लिए की गई मांग और उसके जुडिशियल सिस्टम पर उठाए गए सवाल ने वास्तव में न्याय प्रणाली की जटिलताओं को उजागर किया। संतोष ने यह जानबूझकर किया कि मौत की सजा मिलने पर उसकी सुनवाई जल्दी होगी और संभवतः उसे बरी किया जा सकता है। उसने यह भी समझा कि उम्र कैद की सजा का मतलब है कि उसके मामले की सुनवाई लंबी चलेगी और वह लंबे समय तक जेल में रहेगा, जिसका वह नहीं चाहता था। यह कहानी न्याय प्रणाली की प्रक्रिया की जटिलताओं को दर्शाती है और बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए कानूनी पेंचों का फायदा उठा सकता है। संतोष का यह प्रयास कानून की धज्जियां उड़ाने के बजाय न्याय प्रणाली के कामकाज पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न लगाता है। संतोष की कहानी यह भी दिखाती है कि एक अपराधी कभी-कभी अपनी सजा की परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए भी मोड़ सकता है। हालांकि अंत में उसे उम्र कैद की सजा मिली, जो इस बात को साबित करती है कि कानून ने अपनी प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया। धन्यवाद, आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा और आपके सवालों का स्वागत है।